जय हिंद साथियों। और जूनियर असिस्टेंट का हमारा यह वीकली मॉक टेस्ट चलता है, जिसमें हम सप्ताह में एक बार जो है संपूर्ण सिलेबस का जो है मॉक टेस्ट कवर करते हैं। और आज का हमारा जो मॉक टेस्ट है वह 14वां है। इससे पहले हमारे जो है 13 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं और अंत तक जुड़े रहिए। टोटल 100 क्वेश्चन हम कराएंगे, जिसमें हम जो है संपूर्ण जो है जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस के अनुसार हम जो है यह मॉक टेस्ट कवर करेंगे। और पहला ही प्रश्न हमारा हिंदी से है, कह रहा कि आनंद कंदावनी के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, थोड़ा सा समय का अभाव कम है, इस वजह से हम जल्दी जल्दी आज का मॉक टेस्ट जो है ख़त्म करेंगे और बात करेंगे कि आनंद कंदावनी के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर आनंद कंदावनी के जो संस्थापक हो जाएंगे वह आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, बद्री नारायण चौधरी अर्थात प्रेमघन हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा पहले का करेक्ट आंसर होगा। आगे है उत्कर्ष शब्द का विलोम पूछा जा रहा है कि उत्कर्ष का यहाँ पर विलोम लिखना है आपको। तो उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? तो उत्कर्ष का विलोम हमारा यहाँ पर अपकर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न है कि रामचरितमानस है उसकी भाषा क्या है। तो यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो देखिए, रामचरितमानस जो लिखी गई थी वह अवधी भाषा में लिखी गई थी और यह जो थी श्री राम के संपूर्ण जीवन पर यह चरित्र पर आधारित थी। और अगर बात करें इसको 1574 में, कब? तो सन 1574 में गोस्वामी तुलसीदास ने जो है रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी है, जिसे रामचरितमानस के आधार पर अगर बात करें तो इन्होंने राम के चरित्र का गुणगान किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे है चौथा नंबर, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ होता है साथियों यहाँ पर दोनों ओर से मुसीबत आना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी आंसर होगा कि दोनों ओर से जो है मुसीबत आना। आगे है 5वां नंबर, यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। जैसे अगर अंतर्राष्ट्रीय पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय का शुद्ध वर्तनी शब्द यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध वर्तनी आपका ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर देखिए, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का नाम किसने प्रस्तावित किया है। 5वां नंबर प्रश्न है, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का नाम किसने जो है प्रस्तावित किया था यहाँ पर। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो है आदिकाल के लिए, किसके लिए? तो आदिकाल के लिए इनका जो है नाम प्रस्तावित है। और उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल के, किसने? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल का नाम दिया है। और बात करें राम कुमार वर्मा ने इसे चारण काल कहा है। क्या कहा है? तो राम कुमार वर्मा ने इन्हें चारण काल का नाम दिया है। आदिकाल को जो है चारण काल का नाम दिया है। और महापंडित राहुल साकृत्यायन ने इसे सामांत काल कहा है। क्या कहा है? तो सामांत काल कहा है। और यहीं पर बात करें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या कहा है? तो इन्होंने भी इसे आदिकाल का जो है नाम प्रस्तावित किया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है दुल्हन गवाहूँ मंगलवाचार हम घर आए राजा रंभरतार, यह किसकी पंक्तियाँ यहाँ पर है तो पूछा जा रहा है। ऑप्शन में देखिए तुलसीदास भी हैं और कबीरदास भी हैं, सूरदास भी हैं और रैदास भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा साथियों करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा कबीरदास। आगे है 8वां नंबर यहाँ पर कि परिमाल रासो किसके द्वारा रचित है, यानी परिमाल रासो की जो रचनाकार यहाँ पर कौन है तो यह पूछा जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जगनिक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो देखिए, अगर बात करें 13वीं ईस्वी में, कब? तो 13वीं ईस्वी में महोबा के राजा परमाल देव आल्हा और उदल की वीरता के वर्णन पर जगनिक द्वारा यह आपका रचना किया गया है। जो अगर बात करें तो आल्हा उदल की वीरता का इसमें वर्णन मिलता है। आगे है मृगावती किसकी रचना है। तो यहाँ पर साथियों 9वां नंबर में आपसे पूछा जा रहा है मृगावती किसकी रचना है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे,
कुतुबन की, किसकी? तो देखिए 1503 में यह आपकी रचना की गई थी मृगावती की। कब? तो 1503 ईस्वी में मृगावती राजा कुंवर की लौकिक प्रेम कथा द्वारा अलौकिक प्रेम का वर्णन पर आधारित मृगावती की रचना कुतुबन ने की थी। यहाँ पर साथियों हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 10वां नंबर में मुदरी का तत्सम पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर 10वें में मुदरी का तत्सम क्या होता है? तो मुद्री का तत्सम हमारे यहाँ पर मुद्रिका होता है। क्या होता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा मुद्रिका करेक्ट आंसर होगा। आगे है 11 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव है? तो तद्भव देखिए यहाँ पर चंद्र बिंदु है, अर्थात ये आपका तद्भव हो जाएगा। बाकी आपका देखिए इसका अगर तत्सम की बात करें, इसका तत्सम क्या होता है? तो यहाँ पर भ्रमर होता है। और यहाँ पर आगे है 12 नंबर, यथाशक्ति यानी यथाशक्ति का पूछ रहा है। यहाँ पर समास क्या है? यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार। इसमें यथा जो है आपका, इसमें आपका यथा की बात करें, इसमें यथा आपका जो है एक अव्यव है, इस वजह से आपका ये अव्ययभाव समास हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे है यहाँ पर 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का इसमें से नहीं है? तो हजारी प्रसाद का जो है इसमें से कौन सा निबंध नहीं है? तो वृत्त और विकास। कौन सा? वृत्त और विकास जो है हजारी प्रसाद का द्विवेदी का नहीं है। बाकी कूटज हो गया, अशोक के फूल हो गया, विचार प्रवाह हो गया, यह सब इनकी रचनाएं हैं। आगे है यहाँ पर 14 नंबर, हिंदी प्रतीप पत्रिका का संपादन किसने किया है? हिंदी प्रतीप पत्रिका का यहाँ पर संपादन किसने किया है? 14 नंबर में पूछा जा रहा है। तो देखिए हिंदी पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया है। किसने? तो बालकृष्ण भट्ट ने किया है। साथियों यहाँ पर 14 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे है तेरी बरछी ना बरछी ने खलन की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दी गई अगर बात करें इन पंक्तियों में अगर बात करें साथियों, तो हमारा यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा 15 का करेक्ट आंसर होगा। आगे है सूर्योदय का सही संधि विच्छेद यहाँ पर पूछा जा रहा है। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो देखिए अगर बात करें सूर्य प्लस उदय, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 17 नंबर में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर मछली जो आपका हो जाएगा वह तद्भव शब्द हो जाएगा। और अगर बात करें तो यहाँ पर मछली आपका एक तद्भव है, इसका आपका मत्स्य होता है। अगर इसका तत्सम पूछा जाए आपसे तो इसका क्या होता है? तो मत्स्य जो होता है इसका तत्सम होता है। अग्नि का आप जानते हैं, अग्नि का तद्भव आपका आग होता है। और भ्रमर का यहाँ पर क्या होता है? तो भ्रमर का यहाँ पर भौरा होता है। क्या होता है? यहाँ पर भौरा होता है। आगे है श्रृंगार रस का स्थायी भाव, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे 18 नंबर में। तो श्रृंगार रस का अगर बात करें, श्रृंगार रस का स्थायी भाव यहाँ पर रति होता है। क्या होता है? रति होता है। और यहाँ उत्साह का जो होता है वह वीर होता है। और आपका हास्य का हास्य होता है। क्या होता है? हास्य होता है। आगे है देखिए क्या कह रहा है, पेड़ से बंदर कूदा, अर्थात यहाँ पर अलगाव हो रहा है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर यहाँ पर परसर्ग होने का जो भाव दर्शाता है, इसमें ही हम अपादान कारक कहते हैं। जैसे आपका वृक्ष से पत्ते गिरे और जैसे पेड़ से बंदर कूदा, इसमें आपका जो है हमेशा अपादान कारक होता है, जहाँ पर अलगाव का जो है हमें भाव दर्शाया जाए। आगे है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो प्रत्येक चरण में अगर बात करें टोटल 16 मात्राएं होती है। कितनी? टोटल 16 मात्राएं होती है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है अंधेर नगरी के लेखक कौन है? अंधेर नगरी चौपट राजा, या अगर इनकी बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे। इनकी और भी रचनाएं हैं जैसे अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, भारत दुर्दशा, वैदेहिक हिंसा, नाभौती, यह सब किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो है रचनाएं हैं। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आपके हैं? तो ट वर्ग में कौन सा आपका जो है प्रकार का व्यंजन है? तो ट जो आपका होता है वह आपका मूर्धन्य होता है। इसमें आपका ट हो गया, देखिए इसमें आपका ट हो गया, उसी के बाद आपका ठ हो गया, उसके बाद आपका ढ हो गया, उसके बाद आपका ट ढ और आपका एक अण है। ये आपका जो 5 होता है ये आपका मूर्धन्य होता है।
और जिसका उच्चारण की बात करें तो यह कठोर तालु के मध्य से होकर और भाग के जीभ के पिछली पलटी हुई नोक के निचले भाग से होकर यह जो है उच्चारित होती है। इसे हम मूर्धन्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है आदिकाल में पहेलियाँ किसने जो है आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन थे? तो आदिकाल में जो पहेलियाँ लिखने वाले थे वह अमीर खुसरो हैं, जिन्हें जो है खड़ी बोली का जनक माना जाता है। किसे? तो अमीर खुसरो को खड़ी बोलियों का जनक माना जाता था। और यहाँ बात करें तो आदिकाल के लौकिक साहित्य के प्रमुख कवियों में विद्यापति और अमीर खुसरो के नाम प्रमुख है। यह दोनों कवि अपनी पहेलियों में खड़ी बोली का उपयोग करते थे और खुसरो पहेली लिखने वाले या पहले कवि थे। और तोते हिंद की उपाधि जो है अमीर खुसरो को भी दी जाती है। और यहाँ पर 24 नंबर में पूछा जा रहा है कि कवितावली के यहाँ पर रचनाकार कौन है? तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली, यह सब रचनाएं किसकी हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास की है, जिन्होंने जो है अवधी भाषा में रामचरितमानस जो है लिखा है। और कब लिखा है? तो 1574 में। ये डेट आपको याद रखना चाहिए। आगे देखिए, आगे है उत्साह किस रस का स्थायी भाव होता है? तो यहाँ पर 25 नंबर में पूछा रहा है तो उत्साह किसका आपका स्थायी भाव होता है? तो देखिए आपका वीर रस का। किसका? उत्साह वीर रस का होता है। करुण की बात करें तो करुण का हमारा जो होता है वह शोक होता है। और हास्य का हमारा हास होता है। और यहाँ पर श्रृंगार का हमारा जो होता है वह रति होता है। आगे देखिए, यहाँ पर अब आपको गद्यांश देखने को मिला है। अगर गद्यांश आप करते हैं तो 4 नंबर आपके जो है फिक्स है। और हिंदी एक ऐसी विषय है जो आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, जो सिलेक्शन दिलाने के लिए आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है सिलेबस होता है। आगे देखिए, 26 से 30 तक गद्यांश पर आधारित आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक से पढ़िए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर के लिए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का जो है चयन कीजिए। तो चलिए गद्यांश जल्दी से पढ़ते हैं। और क्या कह रहा है? कह रहा धर्म और विज्ञान में परस्पर विरोध माना जाता है। कहा जाता है कि धर्म की उत्पत्ति भय से हुई और वह तर्कहीन विश्वास पर आश्रित है। विज्ञान की उत्पत्ति सत्य के प्रति जिज्ञासा से हुई है और वह उसे हर बात पर तर्क, बुद्धि और प्रमाण की अपेक्षा होती है। धर्म एक सर्वशक्तिमान, अनादि और अनंत ईश्वर की कल्पना करके मनुष्य को असहाय कर देता है। विज्ञान ईश्वर जैसे किसी बाह्य संस्था को स्वीकार नहीं करता। धर्म मनुष्य को अत्याधुनिक बनाता है। विज्ञान का विकास आपका विशुद्ध भौतिकवादी होने में है। परलोक में स्वर्ग का आकर्षण और नरक का भय उत्पन्न करके धर्म मनुष्य से नाना प्रकार के अंधविश्वासपूर्ण कृत्य कराता है। विज्ञान ना परलोक में विश्वास करता है और ना ही स्वर्ग ना ही नरक में। इतने सब विरोधी कथनों के बावजूद धर्म और विज्ञान का गहरा संबंध है। धर्म और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का लक्ष्य सत्य के रूप का उद्घाटन करना है। और हाँ, दोनों की प्रणालियाँ अलग अलग हैं। और यदि सर्वेक्षण किया जाए तो मानव जाति पर आज धर्म के बदले विज्ञान का प्रभुत्व फैला हुआ है। अब हमने गद्यांश तो पढ़ लिया, अब हम इसके पूछे जाने वाले प्रश्न पर नज़र डालेंगे। और यहाँ पर पहला ही प्रश्न है 26 नंबर, विज्ञान किस पर विश्वास करता है? तो अभी हमने गद्यांश के पढ़ा है और हमें गद्यांश के अनुसार ही उत्तर देना है। तो देखिए, विज्ञान जो है वह सत्य पर विश्वास करता है। किस पे? तो जो है विज्ञान सत्य पर विश्वास करता है। साथियों, हमारा 26 में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 27 नंबर है, मनुष्य अंधविश्वासी कैसे बनता है? तो मनुष्य अंधविश्वासी कैसे बनता है? तो देखिए, स्वर्ग को असहाय मानकर और स्वर्ग के आकर्षण से भी और नरक के भय से भी। इस वजह से उपयुक्त तीनों कारणों से जो है मनुष्य अंधविश्वासी जो है बन जाता है। आगे है, एक सिक्के के दो पहलू का तात्पर्य क्या है? एक सिक्के के दो पहलू का यहाँ पर क्या आपका अर्थ निकलता है? तो यहाँ पर बात करें 28 नंबर में, तो दुगुना लाभ तो नहीं होगा और ना ही धन की वर्षा होगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक ही विषय के प्रति दो दृष्टिकोण होना। ये हमारा यहाँ पर सी जो है हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है, विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो अभी आपने पढ़ा है गद्यांश के अनुसार कि विज्ञान और जो है धर्म का जो अंतिम आपका लक्ष्य है
वह है सत्य की खोज करना। किसकी? तो सत्य की खोज करना। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है लेखक के अनुसार विज्ञान जो है किस पर आश्रित है। लेखक के अनुसार विज्ञान किस पर आश्रित है? तो देखिए प्रमाण, जब आपके पास प्रमाण होगा तभी जो है विज्ञान जो है प्रमाण पर जो है आधारित होता है। तो यहाँ पर हम जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले विज्ञान क्या करता है? हर चीज़ों की खोज करता है, उस पर जो है विचार विमर्श करता है, तब जाके वह प्रमाण पर जो है विश्वास करता है। अब देखिए, अब हम चलते हैं आगे। हमारा यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट है और क्या पूछा जा रहा है? ये कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें तो इस पंक्ति में जो है संख्याएं बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो अगर बढ़ती हुई नज़र आ रही है तो चलिए इनका गैप देख के देखते हैं। तो 35 से अगर 40 की तरफ जाते हैं तो हमें 5 का जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर हम 40 से 55 की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर साथियों 15 का जो है बढ़ोतरी हो रही है। और अगर 55 से हम 80 की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर जो है 25 की बढ़ोतरी हो रही है। कितने की? 25 की। अब 80 से अगर हम 115 तक की जाते हैं तो यहाँ पर जो है 35 की बढ़ोतरी हो रही है। 35 की हो रही है, इसका मतलब हमें जो है 10 का बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हमने 135, अब जैसे ही हमने अब यहाँ पर कितना बढ़ना चाहिए? तो इसका मतलब हमें 45 बढ़ना चाहिए। कितना? यहाँ पर 45 बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 115 में अगर हम 45 जोड़ते हैं, 5 पर 10 हासिल का 1, 4 1 5 1 6 यानी 160 हमारा यहाँ पर आना चाहिए। 160 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। उस विकल्प का आपको चयन करना है यहाँ पर जो चौथे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से यहाँ पर संबंधित जो है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए, अगर हम देखें इन दोनों का संबंध देखें तो बी और सी तक हमें जाने पर यहाँ पर हमें जो है बी से सी जाने पर हमें +1 मिल रहा है। कितना? +1 मिल रहा है। डी से अगर हम ई तक जाते हैं तब भी हमें +1 मिल रहा है। जी से अगर हम एच तक जाते हैं तो जी हमारा 7 पे, एच 8 पे, तो यहाँ पे भी +1 मिल रहा है। और अगर हम के से आपका एल तक जाते हैं तो के की प्लेस वैल्यू हमारी 11 होती है, एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है। तो यानी हमारा +1 का जो है पैटर्न हमारा चल रहा है, +1 का पैटर्न चल रहा है। तो डी से अगर हम डी हमारा 4 पे होता है, अगर इसमें जाए तो हमारा ई आएगा। ई हमारा जो होता है वह 5 पे होता है। कितना? ई हमारा जो होता है, 1 मिनट यहाँ पे, तो देखिए प्रश्नवाचक मार्क हमारा बीच में है। तो प्रश्नवाचक मार्क बीच में है तो हमें यहाँ से लेना पड़ेगा ना गैप। तो सी के आगे हमारा क्या आएगा? तो सी के आगे हमारा डी आता है। क्या आता है? तो सी के आगे हमारा डी आता है और ई के बाद हमारा एफ आता है और एच के बाद हमारा जो है आई आता है और एल के बाद हमारा जो आता है वह एम आता है। तो डी एफ आई एम, डी एफ आई एम तो हमारा यहाँ पर आया हुआ है। डी एफ आई एम, यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए डी एफ आई एम हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ पर अब आगे देखिए, जैसे यहाँ पर हमें लेना है तो सी से हम एक पीछे जाएंगे तो सी के पहले हमारा जो आता है, डी के पहले हमारा सी आता है, एफ हमारे यहाँ 6 पे होता है, तो आपका ई जाएंगे तो आपका ई हमारा 5 पे होता है। उसी प्रकार आई हमारा 9 पे होता है। एक इसमें से आपका माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा क्या हो जाएगा? तो आई आपका एच हो जाएगा और उसके बाद एम हमारा 13 पे होता है, आपका एल आएगा 12 पे आएगा। इसी प्रकार हम यहाँ से जब डिफरेंट लेंगे तब जाके +1 का हमारा पैटर्न पूरा होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद जो है पहले पद से संबंध यहाँ बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर बात करें तो यहाँ पर क्या पैटर्न लग रहा है? तो अगर हम 0.24 है हमारा यहाँ पर 0. कितना है? 24 है। तो अगर देखिए 2 अंक पे दशमलव लगा है तो यहाँ पर हम जो है 100 से भाग करेंगे तो 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक पे तो यहाँ पे 2 अंक है, 2 अंक है, तो ये हमारा कितना होना चाहिए? 0.004 यानी 4 अंक पे हमारा दशमलव लगना चाहिए जो कि हमारे यहाँ पर आया हुआ है। उसी प्रकार हमारा 30 कितना है? 3.03 है, तो 2 अंक पे दशमलव है, तो यहाँ पर जो है हम 100 से इसको भाग देंगे। 100 से जब भाग देंगे तो 4 अंक पे हमारा जो है दशमलव आना चाहिए। तो 4 अंक पे केवल ऑप्शन नंबर देखिए सी में आपका दे रखा है 4 अंक पे दशमलव,
बाकी ये सब ऑप्शन यहाँ पर हमारे जो है गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या जो है आपको ज्ञात करना है। तो इस बॉक्स में यहाँ पे प्रश्नवाचक जगह पे आपका क्या आएगा। तो यहाँ पर अगर देखिए आपका कितना दे रखा है 565 और 222। अगर हम देखिए अगर हम क्या करते हैं, देखिए इसको अंडर रूट में लेते हैं। 565 को अगर हम अंडर रूट में लेते हैं 565 और माइनस करते हैं 222 को अंडर रूट में लेते हैं। तो अंडर रूट में हमने ले लिया। अब देखिए यहाँ पर 565 और 222 में से 565 में से 200 माइनस हम 222 माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारा 343 आता है। कितना? 343 आता है। अब आप सब जानते हैं 343 किसका आपका क्यूब होता है। 343 किसका क्यूब होता है? तो 343 जो होता है वह 7 का क्यूब होता है। कितना? 7 का क्यूब होता है, जैसे यहाँ पर आपका आया हुआ है। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं तो यहाँ पर हमने इसे अंडर रूट में ले लिया 899 और माइनस हमने इसमें कर दिया 387, इसमें से माइनस कर दिया 387 माइनस कर दिया। अब देखिए 899 में से 387 हम माइनस करते हैं तो हमारा कितना आएगा? तो हमारा आएगा 512। कितना आएगा? 512। अब मुझे पता है कि 500 जो 12 होता है, अगर ये आपका क्यूब से बाहर निकलता है तो ये किसका क्यूब होता है? तो आपका 8 का क्यूब होता है। कितना? यहाँ पे प्रश्नवाचक की जगह पे 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसमें से इसको माइनस करके और इसमें से इसको माइनस करके तब जाके हमारा यह उत्तर आ जाएगा। आगे देखिए, आगे हमारा 35 नंबर है। उस विकल्प को आपको चयन करना है जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, पंक्ति में अगर बात करें तो मुझे संख्याएं बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो मैंने गैप देखा तो 45 49 का मैंने गैप देखा तो यहाँ पर मुझे 4 का गैप दिखा। और 49 से 58 का गैप मैंने देखा, यहाँ पर मुझे 9 का गैप दिखा। और 58 से मैंने 74 का गैप देखा तो यहाँ पर मुझे 16 का गैप मिला। यानी मुझे दिखा तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो रहा है। इसके बाद हमारा क्या होगा? इसके बाद हमारा 5 का स्क्वायर होगा। तो 74 में 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है। तो 5 4 9 और 7 2 9 यानी 99 हमारा होना चाहिए। और 99 देखिए साथियों हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए में है, सी में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए 36 नंबर है। लड़कों की एक पंक्ति में ए आगे से 15वां है। कहाँ से है? ए जो है वह आगे से 15वां है। और जितने लड़के उसके कह रहा ए आगे से 15वां है और आगे जितने लड़के थे उससे 3 गुना लड़के उसके पीछे थे। ए पंक्ति के अंत में 7वें लड़के के बीच कितने लड़के हैं? तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए जो है वह आगे से 15वां है, आगे से 15वां है। और कह रहा है कि ठीक 3 गुना उसके लड़के पीछे हैं। यानी 3 गुना है, यानी एक तो आपका 14 15 हो ही गया, यानी इसके 3 गुना इसके पीछे है। और उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 15 और 14 तो ये हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पर 42 हो जाएगा। और 15 और 42 हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पर 57 हो जाएगा। और बीच में लड़कों की संख्या निकालेंगे तो 57 हमारा आ ही गया। उसके बाद देखिए माइनस लगाएंगे। उसके बाद आपका 15 तो इसका स्थान था और 7 कह रहा है कि 7 लड़के बीच में हैं। कितने? 7 लड़के यहाँ पर बीच में हैं। तो आपका 57 और यहाँ पर माइनस करेंगे, माइनस 15 7 हमारे यहाँ पर 22 हो जाएगा। अब 57 में से जैसे ही हमने 22 करेंगे माइनस तो हमारा 35 यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर होगा। 35 हमारे यहाँ पर देखिए 35 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। और एक निश्चित कुट भाषा में ध्वनि को AEL के एफ के रूप में लिखा जाता है। और उसी प्रकार एक्सपोज को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर ध्वनि को लिखा जा रहा है। तो अगर डी से हम ए का जो डिफरेंट देखते हैं तो यहाँ पे -3 का डिफरेंट मिल रहा है। उसी प्रकार अगर एच से हम ई का डिफरेंट देखते हैं तो यहाँ पर -3 मिल रहा है। ओ से अगर हम के का डिफरेंट देखते हैं तो ओ हमारा 15 पे, के हमारा 11 पे, तो यहाँ पर हमें -3 का जो है, यानी यहाँ पर मुझे पता चला कि -3 का पैटर्न यहाँ पर हो रहा है। तो -3 का पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर हम -3 का पैटर्न लगाएंगे। ई हमारे यहाँ पर 5 पे होता है, 3 माइनस करेंगे तो आपका 2 आएगा। 2 पे हमारा जो होता है वह बी होता है। क्या होता है? 2 पे बी होता है। एक्स हमारा 24 पे होता है और 24 में से जैसे ही हमने जो -3 किया तो आपका तो एक्स हमारे यहाँ पर 24 पे होता है। जैसे इसे मैंने -3 किया
तो आपका 21 आएगा। 21 में हमारा यू होता है, क्या आता है 21 में हमारा यू होता है। और उसी पर पी हमारा 16 पे होता है। जैसे ही मैंने 3 माइनस किया तो आपका 13 पे होगा, आपका एम आ जाएगा। कितना आएगा एम आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एम आ गया, यानी उसके बाद आपको देखिए ओ 15 पर जैसे ही मैंने इसमें से 3 माइनस किया तो आपका एल आएगा। और उसके बाद जैसे ही एस हमारा 19 पे, इसमें से मैंने 3 माइनस किया तो हमारा पी आएगा। पी हमारा हो सकता है 16 पे, कितने पे 16 पे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें आपका 37 नंबर में, तो 37 में विकल्प हमारा बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस हमारा -3 का यहाँ पर पैटर्न फॉलो हो रहा है। आगे है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं और जिनमें से 3 इसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। उसी असंगत अक्षर को आपको यहाँ पर चयन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके लिए, तो देखिए हमारा यह क्यू हमारा 17 पे होता है, एस हमारा यहाँ पर 19 पे होता है और डब्ल्यू हमारे यहाँ पर 23 पे होता है। सभी की प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए और तभी आप जो है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एफ हमारा 6 पे होता है, एच हमारा 8 पे होता है, एल हमारा जो यहाँ पर साथियों 12 पे होता है। फिर हमारा एल हमारे यहाँ पर 12 पे होता है, एन हमारा जो होता है वह 14 पे होता है, 14 पे। और आर हमारा जो होता है वह 18 पे होता है। किस पे आर जो हमारा 18 पे होता है, एन 14 पे होता है, फिर पी हमारा 16 पे और आर हमारा यहाँ पर 18 पे। तो यहाँ पर गैप देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर गैप देखें तो देखिए यहाँ पर तो गैप आपका 2 को आपका मिल रहा है, 2 गैप यहाँ पर मिल रहा है 2 का। फिर 19 से अगर 23 तक जाते हैं तो यहाँ पर 4 का गैप मिल रहा है। उसी प्रकार 6 2 8 और 8 4 12 और उसी प्रकार देखिए 12 2 14 और 14 4 हमारा 18, यानी यहाँ पर भी हमें 4 का गैप मिला। लेकिन यहाँ पर देखिए 14 2 16 और 16 2 18, यहाँ पर मुझे 2 का गैप मिला। इस वजह से हमारा यह सबसे अलग हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। आगे है, आगे यदि बी को 9 के रूप में कूटबद्ध किया करते हैं, कह रहा है कि यदि बी को 9 के रूप में कूटबद्ध करते हैं, एफ को 3 के रूप में और क्यू को 2 के रूप में, डी को 8 के रूप में और टी को 1 के रूप में, एम को 6 के रूप में और के को 7 के रूप में तो कूटबद्ध करते हैं, तो आपको इतने को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर बी को जो है यहाँ पर क्या बात कर रहा है आपका, तो बी को यहाँ पर 9 के रूप में कूटबद्ध किया जाए। किसको, बी को 9 के रूप में। आपका देखिए यहाँ पर एफ दे रखा है, एफ दे रखा है। अब एफ को क्या कह रहा है, तो देखिए एफ का हमारा देखिए एफ को यहाँ पर 3 बता रहा है, तो एफ के लिए हमारे यहाँ पर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एफ के लिए हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद बी है, बी को यहाँ पर आपका 9 कूटबद्ध कर रहा है, तो बी को हम जो है यहाँ पे 9 लिख देंगे। उसके बाद एम है, एम को कहाँ पर, एम को यहाँ पर 6 बता रहा है, एम को हमारा यहाँ पर 6 हो जाएगा। उसके बाद के है, के को देखिए यहाँ पर 7 बताया जा रहा है, तो के को हम जो है यहाँ पर 7 लिख देंगे। ओ को कितना बता रहा है, ओ कहाँ है, तो ओ है या क्यू है, हाँ क्यू है, तो क्यू को यहाँ पर 2 बताया जा रहा है, तो क्यू को हम जो है यहाँ पर 2 लिख देंगे। और उसके बाद टी है, टी को यहाँ पर 1 बताया जा रहा है, तो टी को हमें यहाँ पर 1 बताया जा रहा है। तो 396 721, 396 721, यहाँ पर देखिए 396 721 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। आगे है, नीचे कथन और 2 आपके निष्कर्ष दे रखे हैं और यह मानते हुए कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। यह निर्णय आपको लेना है कि निष्कर्ष तार्किक रूप से निश्चित रूप से कथनों में दी गई जानकारी के अनुसरण करते हैं या करती हैं। तो यहाँ पर देखिए कथन दे रखा है, क्या कह रहा है कथन में, कह रहा है कि कुछ गायें जो है वह मृग हैं, मृग अर्थात हिरण। तो यहाँ पर देखिए कुछ गाय क्या हैं, तो यहाँ पर कुछ गाय जो है मृग हैं, क्या है, कुछ गाय यहाँ पर मृग बता रहा है। और कह रहा है कुछ मृग यहाँ पर मछलियाँ हैं, क्या बता रहा है, कुछ मृग यहाँ पर जो है वह मछलियाँ हैं, यह मछलियाँ हो गई। अब देखिए निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ गाय मछलियाँ हैं, तो गाय यहाँ पर है और मछलियाँ यहाँ पर हैं, तो इनके बीच कोई संबंध नहीं है। आगे देखिए कुछ मृग मछलियाँ हैं, तो मृग यहाँ पर है, मछलियाँ आपके यहाँ पर हैं। तो क्या कह रहा है, कुछ मृग मछलियाँ हैं, तो कुछ मृग मछलियाँ हैं, अर्थात यहाँ पर मृग और मछलियाँ तो सही है। कुछ मछलियाँ गाय हैं, देखिए एक मिनट, कुछ गाय मछलियाँ हैं, तो गाय यहाँ पर है, मछलियाँ यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। फिर कह रहा है कुछ मछलियाँ क्या है, कुछ मछलियाँ आपके गाय हैं, तो देखिए यहाँ पर इनका भी कोई संबंध नहीं है, तो यह भी जो है हमारा गलत हो जाएगा, अर्थात हमारे दोनों जो है अनुसरण नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ना तो आपका एक और ना ही आपका 2 अनुसरण करते, यहाँ पर जो है हम ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट कर देंगे। आगे है
अब देखिए तीन चीज़ें यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि नीचे तीन प्रश्न में तीन चीज़ें हैं जिनके बीच कुछ संबंध है। वही संबंध वृत्तों को सेट द्वारा किया जाता है, जहाँ प्रत्येक वृत्त उसका कद कुछ भी हो एक चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है। वृत्तों का सही सेट के साथ चीज़ मिलाना है आपको। तो सेब है, आम है और संतरा है। तो यहाँ पर देखिए वृत्त को आपको जो है सही ढंग से आपको मिलाना है। तो सेब, आम और संतरा। तो सेब, आम और संतरा, तो यह थे आपके फल। क्या? तो तीनों आपके फल अलग अलग हैं। मान लीजिए ये आपका एप्पल हो गया, और ये मान लीजिए आपका ऑरेंज हो गया, और ये आपका क्या हो गया, तो मैंगो हो गया। ये तीनों अलग अलग हैं, इस वजह से इन तीनों को अलग अलग हम जो है निरूपित करेंगे। 42 नंबर है यहाँ पर, और कह रहा है उस आकृति का आपको चयन करना है जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है और अंतर्निहित है। तो आपको देखिए यह आकृति दिखाई दे रही है, और यह आकृति आपकी किस में निहित है ये आपको ये देखना है। तो यह आकृति किस में निहित दिख रही है, तो ए में या बी में या सी में या डी में। तो यह आकृति किस में निहित दिख रही है, तो ये आकृति अगर देखें यहाँ पर, तो यह आकृति किस में आपकी निहित दिख रही है। तो यह आकृति अगर हम बनाएं इसमें, तो इसमें देखते हैं ये वाली आकृति इसमें बनाकर, ये वाली आकृति यहाँ बनेगी क्या, ये आकृति यहाँ पर आएगी और ये आकृति यहाँ पर आएगी। तो बाकी तो आपको किसी में दिख नहीं रही है, या इसमें देखते हैं ये वाले में, इसमें भी बन जा रही है। तो यहाँ पर अगर ये आकृति देखें तो ऑप्शन नंबर बी होगा या सी होगा, बन तो आपको चलिए कोई नहीं, आपके लिए होमवर्क यह मैं कर देता हूँ। आपको यह कंफर्म करके बताना है कि यह आकृति आपकी बी में या सी में किस में आपकी निहित है। तो चलिए आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपका प्रश्न आपका 42वां नंबर है, और फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर आपको कंफर्म में बताना है कि आपका कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट होगा, बी होगा या सी होगा। तो आगे देखिए, आगे चलते हैं, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि उस विकल्प का आपको चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद जो है पहले पद से संबंधित है। तो 43 नंबर है। तो यहाँ पर अगर देखिए ए से अगर हम बी तक जाते हैं तो +1 होगा, सी से डी तक जाते हैं तो आपका +1 होगा, ई से अगर हम एफ तक जाते हैं तो +1 होगा, और जी से एच तक जाते हैं तो +1 होगा। अब सी से अगर हम एक तक जाएँ तो हमें डी मिलेगा, और ई के बाद हम जाएँ तो हमें एफ मिलेगा, और जी से आपके आगे जाएँ तो आपका एच मिलेगा, और आई से हम अगर एक आगे जाते हैं तो हमें जो है जे मिलेगा। तो डी एफ एच जी, डी एफ एच जी, डी एफ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर डी एफ एच जी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसमें जो आपका +1 का पैटर्न फॉलो हो रहा था, और यहाँ पर कह रहा है 4 विकल्प दिए गए हैं, और इनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत को यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर 44 में बात करें, यहाँ पर अगर हम देखें तो तीन, देखिए यहाँ पर अगर बात करें जैसे आपका 3 3 आपका कितना होता है, तो 3 3 यहाँ पर आपका 6 होगा। क्या होगा, तो यहाँ पर अगर दोनों को जोड़ दें 3 और 3 को, तो यहाँ पर हमें 6 मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 2 + 5 को जोड़ दें तो हमें 7 मिल जाएगा। 4 और 2 को जोड़ दें तो 6 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर 3 और 5 को जोड़ते हैं तो हमें जो है 8 मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपका दे कितना रखा है, दे रहा है आपका यहाँ पर 9। इस वजह से हमारा ये जो है असंगत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने आगे के 2 अक्षर को जोड़कर यहाँ पर हमारा 6 आ गया, और 2 और 5 को जोड़कर हमें 7 मिल गया, 4 और 2 को जोड़कर 6 मिल गया। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, लेकिन यहाँ पर 9 आया है। इस वजह से हमारा यही जो है असंगत हो जाएगा। आगे है, फिर आकृति आपको दी गई है और कागज़ को मोड़कर काटा गया है। इसे खोलना है और उत्तर की आकृतियों में कौन सी आकृति जो है दिखाई देगी। अगर आप इसे काटेंगे खोलेंगे तो कौन सी आकृति यहाँ पर जो है दिखाई देगी। तो अगर देखिए जिस तरह से आपका इस बीचों बीच आपका काटा गया है, फिर इस शेप में, फिर इस शेप में आपका काट के इसे निकाला गया है, तो कौन सी आकृति यह खोलने पर प्राप्त होगी। तो यहाँ पर अगर बात करें देखिए
जिस तरह से ये आपका पैटर्न यहाँ पर इसको देखिए, जिस तरह से ये आपका हुआ है यहाँ पर, तो देखिए ना तो आपका डी में दिखाई दे रहा है इस तरह से और ना ही आपका बी में दिखाई दे रहा है। और अगर ए की बात करें तो ए में भी तो आपका सही से नहीं बन रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है आपका सही बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा जीके स्टार्ट है। कह रहा ऐसा देश या राज्य जो बिना कर या बहुत कम कर को लागू करता है वह कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर उसे हम टैक्स हेवन कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्स हेवन ऐसा देश है जो विदेशी व्यक्तियों और व्यवसायों को राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर वातावरण में कम टैक्स आरोपित नहीं करते हैं। टैक्स हेवन विदेशी कर अधिकारियों के साथ सीमित या वित्तीय जानकारी भी साझा नहीं करते हैं। आगे है हृदय योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो हृदय योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा शहर यहाँ पर शामिल नहीं है? तो आपका मदुरई हो जाएगा। कौन सा? देखिए सरकार ने देश के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षित पुनर्जीवित करने के लिए विकसित शहर और विकास उन्नति और HIRDBI को शुरुआत की है। इस शुरुआती चरण में 12 विरासत शहरों का पहचान किया गया है। अगर इसमें बात करें वह शहर कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले जो है आपका अमृतसर है, वाराणसी है, गया है, पुरी है, अजमेर है, मथुरा है, द्वारिका है, बादामी है और लेक्कनी है, कांचीपुरम है, वारंगल है और आपका अमरावती है। लेकिन यहाँ पर मदुरई आपका जो है इनमें से शहरों में से शामिल नहीं है। मूल रूप से भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद की बात करें टोटल 395 अनुच्छेद है भारत में। भारतीय अनुच्छेद में टोटल आपके 22 भाग हैं। कितने? यहाँ पर साथियों अगर बात करें तो टोटल भाग की बात करें संविधान में तो टोटल 22 भाग हैं। और बात करें 395 आपके आर्टिकल यानी आपके अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियाँ हैं। कितना? 8 अनुसूचियाँ यहाँ पर हैं। और वर्तमान में भारत के संविधान में 25 भाग हो गए हैं। कितने? टोटल वर्तमान में आपके यहाँ पर 25 भाग हैं और आपके अनुसूचियाँ 448 अनुसूचियाँ हो गई हैं। पहले थे लेकिन अब वर्तमान में 25 भाग और 448 आपके जो हैं अनुच्छेद हो गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे है भारतीय संविधान का मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 29 अगस्त आपका 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के एक ड्राफ्ट कमेटी की स्थापना की। अम्बेडकर ने भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार किया। मसौदा संविधान के बात करें इसमें टोटल सदस्यों की संख्या 7 थी। आलादी कृष्णास्वामी अय्यर और AN गोपाल गोस्वामी BR अम्बेडकर के साथ के मुंशी और सदुल्ला BL मीटर और DP खैतान ये सब शामिल थे इसमें। आगे है कि ताजमहल का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? तो यहाँ पर ताजमहल की बात करें यहाँ पर मुगल शासक आपका ऑप्शन नंबर सी तो यहाँ पर अगर बात करें आपका अहमद लाहौरी को, किसे? तो मुगल शासक शाहजहाँ के समय निर्मित ताजमहल के प्रधान वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। वह लाहौर के रहने वाले थे और वह दिल्ली के लाल किले में वास्तुकार थे। आगे आपका 51 है संगम साहित्य में निम्नलिखित में से किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया है? तो यहाँ पर चोल है, चेर है, पांड्य है और कदंब है। तो संगम साहित्य में निम्नलिखित में से किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया है? तो 51 है और ये आपका जो हो जाएगा कदंब की। किसकी? तो कदंब की। पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के तक के काल के दक्षिण भारत के इतिहास को संगम काल कहा जाता है। कब? तो आपका पहली शताब्दी और दूसरी शताब्दी के बीच के समय को संगम काल कहा जाता है। संगम साहित्य के कारण इस काल को संगम काल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर 3 तरफ से समुद्र से घिरे एक भूभाग को किस रूप में जाना जाता है? तो तीनों तरफ से घिरे एक भूभाग को जो हम किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर बात करें इसे प्रायद्वीपीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भूमि एक टुकड़ा होता है जो लगभग पूरी तरह से पानी से घिरा होता है, लेकिन एक तरफ से मुख्य भूमि से यह आपका जुड़ा होता है। इसी को हम प्रायद्वीपीय कहते हैं। पश्चिमी घाट को डैश डैश के रूप में जाना जाता है
53 नंबर में पश्चिमी घाट को किस रूप में जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री के रूप में। किसे? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री हिल्स में कहा जाता है। यह भारत के पश्चिमी तट के साथ ये आपका 1600 किलोमीटर, कितना? 1600 किलोमीटर की लंबी पर्वत श्रृंखला है यह, और यह सीमा ताप्ती नदी के दक्षिण में गुजरात के संगौत शहर के पास से शुरू होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए यहाँ पर जिम्मेदार होता है? तो देखिए इसमें अगर बात करें विटामिन डी जो होता है, अगर बात करें बीसी जो होता है आपका वसा में घुलनशील होता है, और कीड़ा अर्थात जो है बीसी जो आपका होता है ये आपका वसा में घुलनशील होता है, लेकिन आपका कीड़ा जो होता है ये आपका जल में घुलनशील होता है। तो यहाँ पर बात करें विटामिन के, वसा घुलनशील होता है, और जो विटामिन के एक समूह को संदर्भित करता है, और ये रक्त के थक्के और हड्डी चपचपाए और रक्त कैल्शियम के स्तर को विनिर्मित करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर किसी को जो है हीमोफीलिया से अगर वह ग्रस्त है, तो अगर उसे चोट लग जाती है तो जो है उसका रक्त का थक्का नहीं जमता है, वह विटामिन के का यहाँ पर जो है अहम भूमिका होती है। गुर्दे की पथरी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस यौगिक से बनती है? तो अगर गुर्दे की पथरी किसी को हो जाती है तो इसकी क्या यहाँ पर किस भूमिका के तहत यह यौगिक से बनती है? ये बनती है आपकी कैल्शियम ऑक्सीलेट से। कैल्शियम ऑक्सीलेट किडनी के पत्थर का सामान्य प्रकार होता है। किडनी के पत्थर का ठोस द्रव्यमान होता है। यह तब तक निर्मित होता है जब तक कैल्शियम ऑक्सीलेट सिस्टीन या फॉस्फेट की मात्रा में किडनी में अधिक हो जाती है, उससे तरल पदार्थ की मात्रा जो है इसमें कम हो जाती है। आगे है डीएनए डबल हेलिक्स का वर्णन किसने किया? डीएनए अर्थात डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल डबल हेलिक्स का वर्णन यहाँ पर किसने किया है? यह किया है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा। किसके? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक दोनों ने मिलकर जो है डीएनए डबल डेनिस हेलिक्स का जो है वर्णन किया है। आगे यहाँ पर निम्नलिखित में से अदिश राशि यहाँ पर कौन सी होती है? तो अदिश राशि के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपका काम क्या हो जाएगा? तो स्केल मात्राएं उन्हें पूरी तरह से एक परिणाम या परिणाम द्वारा वर्णित किया जाता है। वेक्टर मात्राएं वह होती हैं जो पूरी तरह से एक परिणाम और दिशा दोनों पर जो है वर्णित होती है। बल के कारण विस्थापन का कार्य स्केल की मात्रा पर जो है हम माप सकते हैं। आगे है 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर धातु है? यहाँ पर सबसे कठोर जो धातु होती है वह टंगस्टन इसमें हो जाएगी। टंगस्टन उच्चतम गलनांक बिंदु सभी धातुओं के सबसे कम वाष्प दबाव द्वारा 1650 डिग्री पर, किसके? तो 1650 डिग्री के सेल्सियस से अधिक तापमान पर उच्चतम तन्य से शक्ति इसमें होती है। आगे है स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए है? तो माइक्रो प्रोसेसर या कि चौथी पीढ़ी का यह कंप्यूटर लाया गया है, क्योंकि हजारों एकीकृत सर्किट एक सिलिकॉन चिप पर बनाए गए थे। आगे है ऑक्सीकरण प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों की डैश डैश होती है। तो देखिए यहाँ पर आपकी क्षति हो जाती है। क्या हो जाती है? यहाँ पर आपका क्षति हो जाती है। ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप किसी तत्व या यौगिक में विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात जो है बढ़ जाता है। आगे है यूवी स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किस प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है? यूवी स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किस प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है? यह प्रक्रिया जो आपकी होती है वह इलेक्ट्रॉनिक की, किसकी? तो देखिए आपका अल्ट्रा वायलेट दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वह पैराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रल क्षेत्र में अवशोषण, और इसका मतलब ये होता है कि द्रव्यमान और आसन्न श्रेणियों में प्रकाश का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। जो परतें यूवी विकिरण के हानिकारक प्रभाव से जीवन को बचाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो हो जाएगा उसे हम ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत ऊपरी वायुमंडल का एक क्षेत्र होता है। यह पृथ्वी की सतह से लगभग आपका 15 से 35 किलोमीटर के बीच इसमें ओजोन अणुओं से अपेक्षाकृत उच्च सांद्रता होती है। आगे है निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वतंत्रता सेनानियों के विकास के उद्देश्य से शहीद ग्राम विकास योजना की जो यहाँ पर स्थापना की थी? तो यह की थी झारखंड ने। किसने? झारखंड राज्य ने राज्य में स्वतंत्रता सेनानियों के गांवों के विकास के उद्देश्य से शहीद ग्राम विकास योजना जो है शुरू किया था। आगे है सबसे पहले किसने यह खोजा कि पृथ्वी के चारों ओर जो है सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है? सबसे पहले किसने खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो यह जो खोजा था वह कापरनिकस ने। किसने?
निकोलस कापरनिकस ने प्रस्तावित किया है कि ग्रहों में सूर्य को निश्चित बिंदु के रूप में रखा गया है, जिसके लिए उसके प्रस्तावितों का उल्लेख जो है किया जाना चाहिए। पृथ्वी का एक ग्रह है जो वार्षिक सूर्य के अलावा दैनिक रूप से अपनी धुरी पर जो है घूमता रहता है। आगे है, इनमें से कोशिकाओं का कौन सा शब्द हमें एक परिवार के सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित करता है? यह जो आपका होता है भाईचारा। क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में बंधुत्व की विशेषता व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करती है। इसके अनुसार हम सभी के ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हैं। आगे है, कंप्यूटर से प्रश्न है और कह रहा निम्नलिखित में से URL जो है यह एक भाग नहीं है, यानी URL जो है किसका एक भाग नहीं होता है। यह पूछ रहा है कि आपका IP एड्रेस का यह भाग नहीं होता है। कौन? URL जो होता है आपका IP एड्रेस का यह भाग नहीं होता है। आगे है, बाकी आपका प्रोटोकॉल, डोमेन और क्वेरी स्ट्रीम का भाग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का अग्रदूत था? इंटरनेट का अग्रदूत इनमें से आपका कौन सा था? तो 67 में यह आपका एपेरनेट हो जाएगा। कौन सा? देखिए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। यह एक शुरुआती पैकेट स्विचिंग नेटवर्क और TCP/IP प्रोटोकॉल सूट को लागू करने वाला पहला नेटवर्क था जो दोनों प्रौद्योगिकी इंटरनेट तकनीक को न्यू बना गया था। CPU का यहाँ पर आपका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो CPU जो होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। आगे है, किस प्रकार की युक्ति किसी कंप्यूटर प्रणाली के संगठन और समर्थाओं यानी कैपेबिलिटीज को जोड़ने में उपभोक्ता को अनुमति देती है? यह जो होती है आपका सिस्टम बोर्ड्स होता है। क्या होता है? सिस्टम बोर्ड्स किसी कंप्यूटर प्रणाली में संगठनों और समर्थकर्ताओं को जोड़ने में उपभोक्ता की अनुमति देता है। और यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र में बाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस बोर्ड शॉर्टकट का यहाँ पर उपयोग किया जाता है? तो 70 नंबर है। यहाँ पर बात करें कीबोर्ड में Ctrl+Shift+Tab। क्या हो जाएगा? Ctrl+Shift+Tab जो है टैब को दाएं से बाएं में बदलने की अनुमति देता है। HTML कोडिंग निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो HTML कोडिंग निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन का जो है यहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो 71 है और 71 में यहाँ पर हमारा नोटपैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए, HTML कोडिंग में नोटपैड का प्रयोग हमारा किया जाता है। कह रहा समय की एक अवधि के दौरान आप जितने वेबसाइट और पृष्ठ देखते हैं उन सभी को प्रदर्शित करता है। तो कौन यहाँ पर प्रदर्शित करता है? 72 नंबर में ये होता है टास्क बार होता है। क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि समय के एक अवधि के दौरान जितने भी वेबसाइट और पृष्ठ देखने को मिलते हैं उन सभी पर टास्क बार जो है प्रदर्शित किया जाता है। आगे है, यहाँ पर http://www.brainhall.com इस पर URL जो है HTTP जो है चिन्हित अंश क्या है? तो यहाँ पर 73 में अगर बात करें HTTP चिन्हित अंश ट्रांसफ़र नियमावली को जो है यहाँ पर अंश ट्रांसफ़र नियमावली को जो यहाँ पर क्या करता है? प्रदर्शित करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर D हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे है, बाइनरी डिजिटल कंप्यूटर में मशीनी भाषा बनती है। बाइनरी डिजिटल कंप्यूटर में मशीनी भाषा यहाँ पर बनती है। तो देखिए, बाइनरी डिजिटल कंप्यूटर में मशीनी भाषा 0 से 1 से बनती है। 0 और 1 से बनती है। यहाँ पर B ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, IMAP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। IMP का यहाँ पर पूर्ण रूप क्या होता है? यहाँ पर आपको फुल फॉर्म पूछा जा रहा है IMAP का। यह जो आपका होता है इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज प्रोटोकॉल। IMP का मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज प्रोटोकॉल होता है। यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग मेल सर्वर में ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आगे है, MS एक्सेल वर्कशीट में जब आप B3 से करके B3 G9 सेल्स की एक रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या आपका प्रदर्शित यहाँ पर होगा? तो यहाँ पर अगर बात करें B3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर B3 हो जाएगा। आगे है, सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग को क्या कहा जाता है? तो अगर बात करें इसे क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। क्रिप्टोग्राफी
सूचना के लिए पहलुओं जैसे कि गोपनीयता, डेटा अखंडता और इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण से संबंधित गणितीय तकनीकों का अध्ययन करता है। आगे है यहाँ पर कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम प्रवेश कर सकता है, संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसी क्या कहते हैं? उसे हम जो है हमला सतह, अटैक सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? आक्रामक सतह उन सतहों को संदर्भित करता है जो एक विपरीत प्रणाली में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो विजुअल बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम को अन्य सॉफ्टवेयर से विकसित करने में मदद करता है। विजुअल बेसिक विंडोज़ के लिए एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। ये अपने कंपोनेंट ऑब्जेक्टिव मॉडल प्रोग्रामिंग मॉडल के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा तीसरी पीढ़ी के इवेंट प्रोग्राम की भाषा है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज यहाँ पर डिवाइस है? ये जो आपका हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस रैम। क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है जो कोई भी स्टोरेज डिवाइस या कंपोनेंट होता है और कंप्यूटर सर्वर और कंप्यूटिंग डिवाइस में नाना वोल्टेज डेटा स्टोर कर सकता है। अब यहाँ पर यूपी स्पेशल से प्रश्न है और पूछ रहा है निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा है वह हमारी प्यारी हिंदी है। कौन सी है? प्यारी हिंदी है। और दूसरी जो है वह उर्दू को यहाँ पर दर्जा प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश का राजभाषा अधिनियम 1951 में पहली राजभाषा हिंदी को यहाँ पर हिंदी को आपका दर्जा मिला है। और उसके बाद 1989 में, कब? तो आपका 1989 में अधिनियम में उर्दू को यहाँ पर द्वितीय राजभाषा के रूप में यहाँ पर दर्जा देकर जोड़ा गया है। आगे है, उन्नीस सौ 91 और 2000 के दौरान उत्तर प्रदेश के साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत यहाँ पर कितना है? तो अगर बात करें 1991 से 8001 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की संख्या 16 यहाँ पर 7% रहा है। जबकि 2001 की बात करें, 2001 से और 2011 की बात करें तो आपका अगर इसमें दशकीय वृद्धि देखें 11.34 के यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत। आगे है, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस जिलों को जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ये जो शहर हो जाएगा आपका प्रयागराज हो जाएगा। प्रयागराज के बाद आपका लखनऊ आएगा। पहले प्रयागराज के बाद लखनऊ आएगा और लखनऊ के बाद जो आपका तीसरे नंबर पर कानपुर आएगा। उसके बाद हमारा गोरखपुर आएगा। तो यह इस तरह से आपके बढ़ते क्रम में आबादी देखने को मिलेगी। आगे है, लखनऊ योजना विकसित से संबंधित है। लखनऊ योजना ये जो है आपका किस विकसित से संबंधित है? तो सड़कों से। कहाँ पर? तो भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा 1981 को, कब? 1981 में एक महत्वाकांक्षी योजना के रूप में लखनऊ योजना का प्रारंभ हुआ। वह सड़क निर्माण से मरम्मत से संबंधित है। आगे है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा में कब घोषित किया गया है? तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया है कि आपका 1989 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने अल्पसंख्यकों की भावनाओं को आदर करते हुए उत्तर प्रदेश में जो है उर्दू को 1989 में पारित कर राज्य की दूसरी भाषा घोषित कर दी। आगे है, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की यहाँ पर संख्या कितनी होती है? यहाँ पर पूछ रहा है। तो टोटल आपके 5 कृषि विश्वविद्यालय है। पहले जो है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय, दूसरा है नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में यह है। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में है और दूसरा जो है नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में है और तीसरा जो आपका है वह सैम हेस्टिंग वाटन कृषि विश्वविद्यालय जो कि प्रयागराज में है। चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय जो कि आपका मेरठ में है और पांचवा आपका बांदा कृषि विश्वविद्यालय जो कि आपकी बांदा में है। आगे है, निम्नलिखित में से जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? यहाँ पर अगर बात करें 2011 के जनगणना के अनुसार आपकी थारू जनजाति यहाँ पर जो है इनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। कुल जनजातियों की संख्या में इनका जो परसेंट की बात करें
तो 74.4% केवल थारू जनजातियों के यहाँ पर जो है। और यह इनका निवास स्थान की बात करें तो यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करते हैं। और दूसरे स्थान पर बुक्सा जनजाति, आपकी दूसरे स्थान पर यहाँ पर बुक्सा जनजाति आती है। आगे है राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के कौन सी शहर में यहाँ पर अगर बात करें हुआ है तो 88 में। तो देखिए यहाँ पर झांसी से यह बिलोंग करते हैं। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त, कब? यहाँ पर 3 अगस्त आपका 1886 में इनका जो है जन्म हुआ था झांसी में। आगे है, आगे कह रहा है 89 नंबर, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में यहाँ पर प्रदान किया जाता है? तो यह जो आपका किया जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के, किसके? उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 अगस्त 2016 को लखनऊ में प्रख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की स्मृति में संगीत अकादमी संगीत रत्न पुरस्कार स्थापित करने का निर्णय लेती है। आगे है अवध राज्य, जिसे अवध भी कहा जाता है, पर यह 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासनकाल था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो 90 में अगर बात करें तो यह जाएगा नवाब की, किसकी? अवध प्रांत के नवाबों ने अवध प्रांत के शासकों ने नवाब की उपाधि धारण की। अवध की स्थापना कब हुई थी? तो 1722 में हुई थी। कब हुई थी? 1722 में हुई थी। और शहादत खान और बुरहन खान उल्क ने अवध का अंतिम नवाब जो थे वह वाजिद अली शाह थे। और उस जनपद को चिन्हित करना है जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो ये जो आपका हो जाएगा झांसी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। पशुओं के विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक, एक आपको गोरखपुर में है, दूसरा मुजफ्फरनगर में है और तीसरा आपका लखनऊ में अभी तक कार्य चल रहा है। आगे है आम की जो लंगड़ा प्रजाति है वह उत्तर प्रदेश में से किस जिले से आपका यहाँ पर पैदावारी मानी जाती है? जो लंगड़ा आम है तो ये जो आपका माना जाता है आपकी वाराणसी से। कहाँ से? तो आम की लंगड़ा प्रजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से यहाँ पर जो है अद्भुत मानी जाती है। दशहरी आम जो होता है वह आपका लखनऊ और मलिहाबाद, चौसा आम हरदोई सहारनपुर, अल्फांसो आम रत्नगिरी महाराष्ट्र, केसर आम जूनागढ़ गुजरात, हिमसागर जो है मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल। और यहाँ पर आपका आमों के बहुत सारे प्रजाति हैं। और आगे देखिए, आगे है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना यहाँ पर कहाँ पर निर्मित है? ये जो आपका निर्मित है बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थापित की गई है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। और यह परियोजना ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन जिलों को लगभग 2.64 एकड़ भूमि सींचती है। आगे है, आगे कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर जो है आपका बनाया गया है? तो परीक्षा बांध जो आपका बनाया गया है वह बेतवा नदी पर बनाया गया है। और यह जलाशय का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए परीक्षा थर्मल पावर प्लांट द्वारा किया जाता है। और बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। अब यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाप करना है। और देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर बात करें इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर है? तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली में है। और ट्रांसफ़र फैक्ट्री आपकी कहाँ पर है? तो ये आपका झांसी में है। कहाँ पर है? तो ट्रांसफ़र फैक्ट्री आपकी झांसी में है। कृत्रिम अंग निर्माण आपका कानपुर में है। और बात करें उर्वरक खानखाना आपका फूलपुर में है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का पहला और डी का चौथा। आगे है उत्तर प्रदेश में आपका निर्यातमुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? तो ये आपका किया गया कहाँ पर? तो नोएडा में। कहाँ पर? तो देखिए उत्तर प्रदेश के निर्यातमुख सॉफ्टवेयर पार्क नोएडा कानपुर में जो कि आपके लखनऊ में स्थापित किया गया है। आगे है महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की मात्र कार्य जूट मिल है। ये आपका स्थापित कहाँ पर है? तो यह जो स्थापित है सहजनवा गोरखपुर में। कहाँ पर? महावीर जूट मिक्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश के एकमात्र कार्यरत जूट मिल है जो गोरखपुर के सहजनवा में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1935 में इसकी स्थापना जो है की गई है। यहाँ पर अगर कार्य की बात करें तो जूट मेस्ता और मिश्रित प्राकृतिक फाइबर सहित अन्य प्राकृतिक फाइबर की तैयारी, कटाई और बुवाई जो है होती है।
सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है। तो यहाँ पर आपका गुजरात है, नरौरा है और कर्नाटक है। आगे देखिए यहाँ पर आपका 98 नंबर है। यहाँ पर गुजरात का जो संबंध हो जाएगा वह आपका काकारा पार से हो जाएगा और कर्नाटक का जो हो जाएगा, कर्नाटक का आपका कैगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, 1 मिनट पहले प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है कि सूची वन को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर बात करें तो देखिए ए का आपका गुजरात का कैगापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुजरात का कैगापुर हो जाएगा। और बात करें कर्नाटक का, क्या हो जाएगा, तो कर्नाटक का आपका रावत भाटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्नाटक का रावत भाटा यहाँ पर हो जाएगा। और बात करें फिर आपका और 1 मिनट, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक दिख रहा है कुछ। राजस्थान का आपका रावत भाटा होगा, राजस्थान का रावत भाटा हो जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का आपका नरौरा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका कुछ उलट फेर कर रखा है, लेकिन अगर बात करें देखिए यहाँ पर नरौरा किसका है, नरौरा आपका उत्तर प्रदेश का है। किसका, नरौरा उत्तर प्रदेश का है। और राजस्थान का क्या है, राजस्थान का आपका रावत भाटा है, राजस्थान का रावत भाटा हो जाएगा। और उसके बाद आपका गुजरात का काकारा पार हो जाएगा। और कर्नाटक का आपका जो हो जाएगा वह कैगा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा प्रश्न आपका जो है मिस्टेक है यहाँ पर। आगे देखिए उत्तर मध्य रेलवे का यहाँ पर मुख्यालय आपका कहाँ पर अवस्थित है, तो 99 है, ये आपका इलाहाबाद में है। और लास्ट प्रश्न है, कह रहा है मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद का यहाँ पर उपाधि मिलती है, ये हो जाएगा जौनपुर को। और जौना खान के नाम पर जौनपुर की जो है स्थापना की गई थी। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहेगा। और अगर क्लास पसंद आई हो, यूजफुल हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। देखिए डिटेल्स में समझाने की वजह क्या है, थोड़ा सा इस टाइम समय का अभाव है। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।